सोचिए, एक ऐसी गूंज जो सदियों की खामोशी को तोड़ दे। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने बचपन में सबसे क्रूर और कुचल देने वाले भेदभाव का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी, बल्कि आगे चलकर एक पूरे राष्ट्र के भविष्य का शिल्पकार बन गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक नाम नहीं है। ये जबरदस्त बौद्धिक शक्ति, कड़े संघर्ष और उस अटूट जिद की एक जीती जागती मिसाल है जिसने भारत की दिशा ही बदल दी। एक विद्वान का उदय बॉम्बे से कोलंबिया तक। जाहिर है इस महान यात्रा की शुरुआत बहुत ही मुश्किलों भरी थी। बचपन में जातिगत भेदभाव ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। एक वाकया है जो वाकई दिल दहला देता है। एक बार बचपन में मिल में काम करने वाले अपने रिश्तेदारों से मिलने बॉम्बे जाने के लिए उन्होंने अपनी बुआ के बटुए से पैसे चुराने की कोशिश की। 3 रातों की कड़ी जद्दोजहद के बाद जब बटुआ हाथ लगा तो पता है उसमें क्या था? सिर्फ आधा आना। इस घटना ने और अपनी बुआ की हालत ने उन्हें गहरी ठेस पहुंचाई, लेकिन इसी पल ने उनके अंदर एक चिंगारी भी भड़का दी। उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि अब शिक्षा ही जाति व्यवस्था के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। और उनकी ये जिद उन्हें बहुत दूर ले गई। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से मिली स्कॉलरशिप के सहारे 1913 में वे सीधा न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंच गए। जरा सोचिए, यह उनके लिए कैसा रहा होगा। न्यूयॉर्क में पहली बार उन्हें एक ऐसा माहौल मिला जहां कोई जातिगत कलंक नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, बस आज़ादी से पढ़ने का मौका था। इस मौके का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और 1916 में कानून और अर्थशास्त्र में महारत हासिल करने के लिए वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। कोलंबिया में उनके एक प्रोफेसर थे, जॉन डेवी। उनका डॉक्टर अम्बेडकर की सोच पर बहुत गहरा असर पड़ा। डेवी के प्रगतिशील विचारों ने उनके नजरिए को पूरी तरह से आकार दिया। डेवी मानते थे कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने की कोई मशीनरी नहीं है, बल्कि ये लोगों की सक्रिय भागीदारी है। और शिक्षा ही एक बेहतर समाज की सबसे मजबूत नींव है। इन्हीं विचारों ने अम्बेडकर की उस सोच को जन्म दिया जो आगे चलकर भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी विजन बनने वाली थी। सामाजिक क्रांति का आरंभ, महार सत्याग्रह। 1917 में जब स्कॉलरशिप खत्म हुई तो उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। अब देखिए, इतनी उच्च शिक्षा, दुनिया के बेहतरीन संस्थानों से पढ़ाई और बॉम्बे के सिडेनहम कॉलेज में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर का पद, लेकिन जमीनी हकीकत वो बिल्कुल नहीं बदली थी। उनके अपने ही सहकर्मी उनके साथ घोर भेदभाव करते थे। वो उनके साथ खाना तो दूर, सीधे उनके हाथ में फाइलें देने से भी कतराते थे। इस रोज रोज के अपमान ने व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के उनके संकल्प को फौलाद बना दिया। अब वक्त आ गया था उस किताबी ज्ञान को सीधे जमीनी जंग में उतारने का, और वो ऐतिहासिक साल था 1927। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब खामोशी टूटी और सीधी कार्रवाई ने जन्म लिया। महाड़ के इस 14 तालाब की घटना को ही ले लीजिए। स्थानीय नगरपालिका ने पहले ही अछूतों के लिए इस तालाब को कानूनी रूप से खोल दिया था, लेकिन रूढ़िवादी समाज उन्हें फिर भी इसका पानी पीने नहीं देता था। एक बहुत ही बुनियादी मानव अधिकार के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने हजारों लोगों के साथ इस तालाब तक एक शांतिपूर्ण मार्च किया। उन्होंने अपने हाथों से पानी पिया और सदियों पुरानी बेड़ियों को एक झटके में तोड़ दिया। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये कदम कितना विशाल था। खुद डॉक्टर अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह की तुलना फ्रांसीसी क्रांति से की थी, क्योंकि बात सिर्फ एक घुट पानी की नहीं थी। यह एक इंसान के रूप में सम्मान, हक और समानता की एक बहुत ही स्पष्ट और बुलंद घोषणा थी। राजनीतिक आवाज के लिए संघर्ष, पूना पैक्ट। अब सामाजिक समानता की बात तो हो गई, लेकिन इसके बाद अगला तार्किक कदम था राजनीतिक प्रतिनिधित्व। 1930 के दशक की शुरुआत में गोलमेज सम्मेलनों के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की जोरदार मांग रखी। उनका विजन एकदम साफ था। जब तक समाज के सबसे निचले तबके को सच्ची राजनीतिक आवाज नहीं मिलेगी, उनका वास्तविक उत्थान असंभव है। और यहीं पर भारत के 2 महान विचारकों के बीच एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। महात्मा गांधी को लगता था कि अलग निर्वाचक मंडल भारतीय समाज को बांट कर रख देगा, और इसी के विरोध में उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर इस दोहरे वोट को सबसे कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए एक बेहद जरूरी ढाल मानते थे। हालात बहुत नाजुक थे और इस वैचारिक मतभेद का दबाव उस वक्त पूरे देश पर था। इस भारी तनाव का समाधान सितंबर 1932 में सामने आया, जिसे आज हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं।
इसके तहत अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को तो हटा दिया गया, लेकिन इसके बदले प्रांतीय विधानसभाओं में निचले वर्गों के लिए 147 सीटें आरक्षित की गईं। और दिलचस्प बात यह है कि ये संख्या पहले प्रस्तावित संख्या से 2 गुनी थी। अब देखिए, इस समझौते का महत्व सिर्फ सीटों के इस गणित तक सीमित नहीं था। इसने उस समय के सवर्ण समाज को ये खुले तौर पर स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया कि दलितों के साथ कितना गंभीर भेदभाव हुआ है। साथ ही इसने पहली बार पूरे देश को उन उत्पीड़ित लोगों को एक राजनीतिक आवाज देने के लिए नैतिक रूप से जवाबदेह ठहराया। संविधान के शिल्पकार, एक नए राष्ट्र का निर्माण। आज़ादी की दहलीज पर खड़े भारत को एक नई दिशा की जरूरत थी और उनकी बेमिसाल कानूनी समझ ने उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए सबसे आगे ला खड़ा किया। अगस्त 1947 में उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 60। उनके और उनकी टीम के काम का दायरा इतना विशाल था कि उन्होंने 60 अलग-अलग देशों के संविधानों का बहुत गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने भारत को एक बेहद मजबूत राज्यों के संघ के रूप में डिजाइन किया, जहां हर नागरिक के मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा गया। इसी संविधान निर्माण के दौरान उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी सोच सामने रखी, संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। उनका स्पष्ट मानना था कि लोकतंत्र हमारे अंदर की कोई प्राकृतिक भावना नहीं है, ये एक ऐसी भावना है जिसे लोगों को अपने भीतर जानबूझकर विकसित करना पड़ता है, ताकि वो अपनी पुरानी बांटने वाली प्रवृत्तियों से ऊपर उठ सकें और संवैधानिक मूल्यों का पालन कर सकें। अब इस कोड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि वे महज कागजों पर लिखे कानूनों से कभी संतुष्ट नहीं थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर समाज में जमीनी स्तर पर सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होगी तो ये जो राजनीतिक लोकतंत्र है ये सिर्फ एक छलावा बनकर रह जाएगा। बिना सामाजिक समानता के बनाया गया संविधान, बिल्कुल उनके शब्दों में, गोबर के ढेर पर बने महल जैसा कमजोर होगा। बुद्ध के धम्म को अपनाना, आध्यात्मिक मुक्ति, जीवन भर समानता की उनकी ये जो तलाश थी वो सिर्फ कानून या राजनीति तक रुकने वाली नहीं थी। जीवन के आखिरी पड़ाव में ये तलाश उन्हें एक नए आध्यात्मिक रास्ते की ओर ले गई। उन्हें गहराई से महसूस हुआ कि जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया है उसकी जाति व्यवस्था इंसानियत के विकास में सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए उन्होंने बुद्ध के मार्ग को चुना और उसे नवयान बौद्ध धर्म के रूप में एक नई पहचान दी। ये एक ऐसा रास्ता था जो पूरी तरह से समतावादी और लोकतांत्रिक आदर्शों पर टिका था। एक ऐसा मार्ग जहां किसी जाति या वर्ग का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसान का महत्व है। और फिर आया 14 अक्टूबर 1956 का वो ऐतिहासिक दिन। नागपुर की दीक्षा भूमि में उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं। ये कोई साधारण धार्मिक रस्में नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक न्याय, करुणा और सदियों पुराने भेदभाव को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक बहुत ही शक्तिशाली संकल्प था। इस बदलाव का पैमाना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस दिन करीब 5 लाख लोगों ने उनके साथ मिलकर एक नया मार्ग अपनाया। दुनिया के इतिहास में इसे सबसे बड़े शांतिपूर्ण और सामूहिक आध्यात्मिक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। ये उनके जीवन भर के संघर्ष की सबसे शानदार जीत थी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी यात्रा के हर पड़ाव पर एक चीज हमेशा कॉमन रही, चाहे उनका खुद का संघर्ष हो, संविधान लिखना हो या फिर वो आखिरी आध्यात्मिक क्रांति। इन सब की जड़ें वापस उसी विचार पर जाती हैं जो उन्होंने अपने प्रोफेसर जॉन डेवी से सीखा था कि शिक्षा ही सब कुछ बदलने की चाबी है। वो मानते थे कि एक बेहतर भविष्य का रास्ता हमेशा स्कूल से होकर गुजरता है। डॉक्टर अंबेडकर की ये बेमिसाल विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने है। एक मजबूत संविधान किताबों में अधिकारों की गारंटी तो दे सकता है, लेकिन क्या वो हमारे समाज के भीतर उस संवैधानिक नैतिकता की गारंटी दे सकता है जो उन अधिकारों को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमसे जवाब मांगता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। इसी विचार के साथ ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।